नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज संस्कृत व्याकरण में हम लोग संधि प्रकरण पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जो भी संस्कृत व्याकरण में टॉपिक लगे हुए हैं वे सभी परीक्षाओं में समान रूप से सिलेबस के रूप में दिए गए हैं। अर्थात जितनी भी परीक्षाएं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, हिंदू स्टडीज हो, एलटी ग्रेड अभी जो हुआ है, अभी उसका मेंस होने वाला है, जीआईसी हो, जीडीसी हो, या भारतवर्ष में कहीं कोई एग्जाम हो रहा हो, तो संस्कृत व्याकरण का टॉपिक अमूमन सब में एक समान है, कॉमन ही है। ठीक है, तो संधि प्रकरण जो है आज मैं आप सबके साथ साझा करने वाला हूं। इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। बहुत सारे लोगों को संधि समझने में दिक्कत होती है, और इवन की जो एकेडमिक में मतलब जो बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, वहां पर भी संधि को समझने में बहुत सारी समस्याएं बहुत सारे विद्यार्थियों को आती हैं। आज संधि से ही संबंधित पूरा मतलब इसमें संधि के परिचय से लेकर और स्वर संधि के सभी भेद, अर्थात अच को ही स्वर संधि कहते हैं, मतलब स्वर संधि तक के सभी विषयों को इस आज के वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, कवर किया जाएगा। ठीक है, और व्यंजन संधि और उसके बाद विसर्ग संधि हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज संधि का परिचय और स्वर संधि के बारे में विस्तार से उसके सभी वेदों को पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहले ही देखिए, आपसे एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है इंटरव्यू में, जब आप जाएंगे साक्षात्कार में, या परीक्षा में भी आता है, इवन की परीक्षा में भी आता है। वह क्या आता है कि संधि वह कौन से लिंग में है, मतलब संधि शब्द का लिंग क्या है। तो मैं आज आपको इस रहस्य से भी पर्दा उठाने वाला हूं। ठीक है, संधि बना कैसे है, प्रकृत प्रत्यय क्या है। करें सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय से मिलकर संधि शब्द बनता है, जो कि पुल्लिंग है, इसलिए वह संधि है। यह उसका रूप बनता है प्रथम व्यक्ति एक वचन में। ठीक है, अब आप समझ गए कि संधि में सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय लगकर संधि शब्द बनता है, और यह संधि शब्द पुल्लिंग है। अब आपको लिंगगत समस्याओं से आज हमें लगता है निदान मिल गया होगा। संधि शब्द का अर्थ क्या है। अब आइए संधि शब्द के अर्थ पर चलते हैं। पहले हमने संधि की प्रकृत प्रत्यय बताया, उसके लिंग को बताया। अब मैं आपके साथ संधि शब्द क्या है, संधि शब्द का अर्थ क्या है, इस पर चर्चा करूंगा। और यह जो संधि है, सीटेट हो, टेट हो, या किसी भी स्टेट का टेट हो, सुपर टेट हो, सब में ये लगा हुआ है। तो ये सभी के लिए कॉमन रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास है। तो सभी इसको गंभीरता पूर्वक देखें, और यदि कोई शंका रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में या फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल या योग, अर्थात मिलना। ठीक है ना, किसका मिलना। तो करें कि वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि, अर्थात वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। ठीक है, यूं कहिए कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार माने परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है ना, तो विकृत का मतलब है वर्ण परिवर्तन। देखिए, संधि में संधि दो वर्णों के मध्य होती है, और समास दो या दो से अधिक पदों के मध्य समास होता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संधि निम्न में से संधि होती है दो वर्णों के मध्य, दो पदों के मध्य, दो वाक्यों के मध्य, या निम्न में से किसी में नहीं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो विकृति का मतलब है वर्ण परिवर्तन। इस प्रकार अर्थ क्या हुआ, इस प्रकार दो वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहते हैं या उसे संधि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। आगे की स्लाइड में उदाहरण देखते हैं। जैसे आपने देखा रमा जमा
ईश बन गया क्या, रमेश। अब इसमें देखिए रम मां से दीर्घ आ निकाल दिए, ईशा मतलब इसका वर्ण सम्मेलन कर रहा हूं, मतलब अभी तो पदच्छेद कर रहा हूं, वर्णछेद, वर्णों को अलग कर रहा हूं। तो रम दीर्घ आ, ईशा, आ और ई का यहां दीर्घ आ और दीर्घ ई का मेल हुआ है, तो क्या देखिए रम एशा बन गया। आ और ई मिलकर ए, गुण संधि में आप पढ़ेंगे, अभी जस्ट समझाने के लिए यहाँ है। तो रम एशा, आ और ई जब मिल गए ए हो गया तो बन गया रमेश गुण संधि। ठीक है, तो उपर्युक्त उदाहरण में रमा के मा में आ तथा ईशा का ई मिलकर ए हो गया, मतलब एक वर्ण परिवर्तन हुआ, वह वर्ण परिवर्तन क्या रहा, ए रहा। ठीक है ना, तो यह वर्ण विकार या वर्ण परिवर्तन ही संधि कहलाता है, या इसे ही संधि कहा जाता है। हमें लगता है कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संधि करने के लिए संहिता बहुत आवश्यक है। अब कहोगे संहिता क्या है, आइए देखते हैं। संहिता, संधि के लिए अनिवार्य तत्व जो है वह है संहिता। ठीक है, संहिता विधायक सूत्र क्या है, परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट मतलब निकट हो जाना ही क्या है, संहिता है। अर्थात दो वर्णों की अत्यंत समीपता को क्या कहते हैं, नजदीकता को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। अब कहोगे कि कितने कितने नजदीक हो, तो अर्धमात्रा के उच्चारण काल से भी कम के समय में। ठीक है, जैसे जब एक लड़की लड़के का विवाह हो जाता है तो दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, पति पत्नी। यहां पर दो वर्णों की जब अत्यंत सन्निकटता होती है, मतलब उनका विवाह हो रहा है, उनका मैरिज हो रहा है, तो फिर वो क्या हो गए, संहिता हो गए, मतलब संधि हो गए, उनका जुड़ गया। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है कि भाई व्याकरण में कहां कहां संधि करोगे, यह कैसे पता चलेगा कि कहां संधि करना है, कहां संधि नहीं करना है। ठीक है, यह एक प्रश्न हमारे सबके समक्ष उपस्थित होता है। तो आइए बताते हैं कि व्याकरण शास्त्र में एक नियम बड़ा प्रसिद्ध है कि संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सविवक्षाम पेक्षते। अर्थात शास्त्र में संधि कहां कहां होगी, करें कि एक पद में। ठीक है ना, मतलब संधि अर्थात संहिता कहां कहां होगी। ठीक है ना, करें कि एक पद में नित्य संधि होगी, जहां संहिता होगी, मतलब संधि के लिए संहिता आवश्यक है, इसलिए संहिता नहीं कहूंगा, संधि कहूंगा बार बार, तो आप समझ लीजिएगा। करें एक पद में क्या होता है, संधि करना अनिवार्य है, धातु और उपसर्ग में संधि करना अनिवार्य है, और समास में नित्य, नित्य माने हमेशा, मतलब समास में भी संधि करना अनिवार्य है, परंतु वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर है कि वह संधि करे या ना करे। तो कहां कहां संधि अनिवार्य हो गई, एक पद में, धातु और उपसर्ग में, उसके बाद समास में। बात समझ में आई। अब हमें क्लियर हो गया कहां कहां हमें संधि करनी है। आइए, संधि संहिता मतलब संधि एक पद में नित्य होती है, उसका उदाहरण देखिए, जैसे नई जमा अका है तो क्या बन गया, नायिका। ठीक है, यह एक पद था, नायिका एक पद था। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें हमने संधि मतलब इससे विच्छेद किए, नई जमा अका, ये मिलकर बन गया नायिका। इसी प्रकार पौ जमा अका बन गया पावका। ठीक है, भोजनम, भो जमा अनम बन गया भवनम। आगे आप संधि देखेंगे, अभी उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा हूं। उपसर्ग और धातु में नित्य संधि होती है, उसका उदाहरण देखिए, उपसर्ग और धातु का उदाहरण देखिए, संधि देखिए, नी जमा अवसत, क्या बन गया, न्यवसत। प्राजमा रिक्षति बन गया, संधि बन गई प्रारक्षति। तीसरा है अधिजमा आगच्छति, संधि बनकर मिल गया, मिलकर संधि जब बनी तो क्या हो गया, अध्यागच्छति। अब सामासिक पदों में संहिता अनिवार्य होती, नित्य होती, उसका उदाहरण देखिए, देवस्य जमा आलय, एक समस्त पद है, मतलब एक समासिक पद है, सामासिक पद है। और जब इसमें संधि करेंगे कैसे बनेगा, देवः जमा आलय बन गया क्या, देवालय। देवा नहीं होगा, देव जमा आलय होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, देव जमा आलय देवालय, बाय मिस्टेक। अगला देखिए, कृष्ण से अस्त्रम, कृष्ण जमा अस्त्रम, कृष्णास्त्रम बन गया। ठीक है,
अब वाक्य में यहाँ पर संधि नित्य नहीं होती, वक्ता के इच्छा पर निर्भर करती है। ठीक है, आइए, वाक्य में संधि विवक्षाधीन होती है, अर्थात आपकी इच्छा के अधीन है कि आप चाहे तो संधि करें या चाहे तो ना करें। जैसे रामः गच्छति वनम, यहां संधि नहीं हुई। अत्र कह अस्ति, संधि नहीं हुई। लेकिन अगर संधि करना चाहो तो रामो गच्छति वनम, अत्र कोस्ति, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। द्वाविंशे एव वर्षे इंदुमती अधिजगाम स्वर्गम, यहां संधि नहीं हुई है। तो संधि देखिए, संधि का मतलब हुआ जुड़ना, मेल करना, विच्छेद का मतलब है अलग करना। तो संधि युक्त वर्णों को अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है, ध्यान रखिएगा। संधि माने मिलना और संधि विच्छेद मतलब संधि युक्त वर्णों को अलग करना ही क्या है, संधि विच्छेद। जैसे गणेशा, यह संधि विच्छेद इसका क्या होगा, गण जमा ईशा, अलग करना। विद्या, जैसे विद्यार्थी का विच्छेद क्या होगा, विद्या जमा अर्थी, ये देख लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के चलूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट हैं। आइए, संधि में अब क्या क्या होगा प्रमुख रूप से, तो एक होगा दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है। जैसे रवि जमा ईशा है, मतलब वा में ई है और वा के तुरंत उसके बाद भी ईशा में ई है आगे, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो गया, दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो रविशा बन गया। इसी प्रकार से सूर्य जमा इंद्रा सुरेंद्रा, एक नया वर्ड आ रहा है ना, दोनों के स्थान पे एक नया वर्ड आता जा रहा है। सदा जमा यो सदैव, ठीक है ना। एका पूर्व परयो, एक सूत्र है, पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश होगा, मतलब एक नया वर्ड आ जाता है। एक तो ये होता है संधि में। दूसरा क्या है, दूसरा क्या करते हैं, करें दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में ही विकार अर्थात परिवर्तन होता है। जब दो वर्ण निकट आते हैं तो पूर्व माने पहले के ही वर्ण में क्या होते हैं, परिवर्तन। जैसे इति जमा आदि, ठीक है। अब यहाँ पूर्व वर्ण प्लस के पहले पूर्व वर्ण क्या है, ता में ई है, तो उसके जगह ई के स्थान पे क्या हो गया, यहाँ या हो गया, तो मिलकर क्या बन गया था, इत्यादि। इस प्रकार मधु जमा अरि मध्वरी बन गया, ऊ के स्थान पे वा। ने जमा अनम नयनम, एक के जगह स्थान पर अय हो गया, ठीक है ना। एका स्थान है एकादेश, मतलब एक के स्थान पर एक आदेश होगा, ये होता है संधि में। तीसरा क्या होगा, करे दो वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाता है, दो वर्ण रहेंगे उसमें से कोई समाप्त हो जाए। जैसे रामा गच्छति, क्या बन गया, इसकी संधि क्या बनी, राम आगच्छति, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया। दोषो अस्ति बन क्या गया, दोषोस्ति, ठीक है, एक का लोप हो गया, ठीक है ना। चौथा और संधि में क्या होगा, करे दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाता, मतलब वो दो बार हो जाता है, जैसे मतलब डबल हो जाएगा। जैसे एकस्मिन अवसरे, आप संधि किए तो एकस्मिन नवसरे, दो ना हो गया ना, ऐसे ही कभी कभी दोनों वर्णों के साथ साथ परिवर्तन होगा। जैसे वाग जमा हरि बन गया, दोनों में परिवर्तन हो गया, बन गया वाग वाग घरी, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या होगा, कभी कभी अगला देखेंगे तो करें, कभी कभी दोनों वर्णों के बीच कोई तीसरा वर्ण चला आएगा। जैसे वृक्ष जमा छाया, यहाँ जमा होना चाहिए, तो बन क्या गया, वृक्षा छाया। यहाँ छ एवं छ के बीच चा के रूप में एक नया वर्ण आ गया, ऐसा भी संधि में होता है, ठीक है ना। ये तो रहा संधि का परिचय। अब संधि के प्रकार देखते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। बहुत बार आपसे प्रश्न यह पूछा जाता है, ठीक है। आइए, संधि के प्रकार में देखेंगे तो संधि तीन प्रकार की होती है। यहां देखिए, स्वर संधि जिसको अच संधि कहते हैं, स्वर को ही अच कहा जाता है, ठीक है ना। स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को ही हल कहा जाता है, क्योंकि सारे हल अर्थात सारे व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार सारे स्वर वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं, तो इसलिए इसको स्वर को ही अच कहते हैं, अच को ही स्वर कहते हैं। फिर तीसरा है विसर्ग संधि, ठीक है। अब अच संधि किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। अच मतलब स्वर संधि किसे कहते हैं, यहाँ देखिए, स्वर प्लस स्वर क्या होगा। अब जैसे आप करते हैं ना संधि, मान लीजिए यहाँ गण जमा ईशा कर रहे हैं, तो आपका ये धन का प्लस का जमा का चिन्ह होता है ना, तो वही कर रहे हैं कि प्लस से पहले भी स्वर हो, प्लस के बाद भी स्वर हो, तो वह कैसी संधि होती है, स्वर संधि होती है। कन्फर्म, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे लगता है नहीं होना चाहिए कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो भाई प्लस से पहले भी, प्लस से जस्ट पहले स्वर हो और प्लस के तुरंत बाद, मतलब प्लस के आगे स्वर और प्लस के पीछे स्वर। तो बताओ कितने स्वर है ना, कि कैसे है वो, चिड़िया के आगे दो चिड़िया, चिड़िया के दो पीछे चिड़िया, मतलब इस प्रकार से है, एक है प्रश्न है, खैर उसमें नहीं जाना है। तो मतलब प्लस से पहले
और प्लस के बाद, पूर्व और पर, जो कहते नहीं, पहले और बाद, पश्चात, ठीक है। क्या होगा, स्वर होगा तो स्वर संधि होगी। जब दो स्वरों के निकट आ जाने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। संक्षेप में स्वर के स्थान पर होने वाले आदेश ही स्वर संधि कहें। अब आदेश कहोगे, आदेश क्या है, ऑर्डर है क्या कि जाओ संधि करो? नहीं, आदेश का मतलब होता है कि दो के स्थान पे कोई एक नया आ जाता है, उनको हटाकर, ठीक है ना। जैसे उदाहरण देखिए, इति जमा अलम, ठीक है। यहां उदाहरण देखिए, इति जमा अलम बन गया क्या, इत्यलम। यहां पर ई और आ मिलकर, दोनों स्वर है, प्लस से पहले ता में ई है ना, तो वो पहले ही है, वह स्वर हुआ, उसके बाद आ स्वर हुआ, तो बन गया इत्यलम। देखिए स्वर संधि हो गई। कवि जमा इंद्रा, ई प्लस के बाद भी है, प्लस के पहले भी, तो कवि इंद्रा बन गया, ठीक है। तीसरा नर जमा ईशा, अब यहां भी स्वर है और रा में भी स्वर है, क्योंकि रा क्या है, व्यंजन है। अब व्यंजन में से अगर स्वर निकाल दोगे तो कौन सा स्वर निकलेगा, आ, तो ये आ हो गया, आ और ई मिलकर ए हो गया, ठीक है। नरेशा बन गया, ओके। स्वर है दोनों जगह ना, हाँ। अब आइए आगे देखिए, करें स्वर संधि, मतलब अच संधि। पूर्व तथा पर स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि, मतलब पहले और बाद के जो स्वर होंगे वही बता रहे। जैसे हिम जमा आलया, देखिए यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, मतलब प्लस से पहले माँ में आ है और प्लस के बाद आ दीर्घ ही है, तो मिलकर क्या बन गया, हिमालय। यहाँ देखिए आ प्लस आ। इसी पे उपेंद्रा, आ और ई मिलकर ए हो गया, तो उपेंद्रा। यहाँ पूर्व वर्ण, यहाँ हिमालय हम देखेंगे तो यहाँ पूर्व वर्ण है हिम, हिम के माँ में विद्यमान आ है, ठीक है। ओके, तथा पर वर्ण आलय का आ है, दोनों मिलकर दीर्घ हो गए, मतलब दोनों ही स्वर हैं, ये कहने का मतलब है कि तभी यहां पर स्वर संधि हो रही है। अब जैसे उपेंद्र में देखेंगे, यहां पूर्व वर्ण में क्या है, पा है, पा है, ठीक है, इसको ये पा। अब पा में क्या है, आ है, ठीक है। तथा पर वर्ण में आलय जो है उसमें प्लस के बाद क्या है, आ है, ये ऊपर का आ रहा है, ऊपर का ही आ रहा है, ये हिमालय का ही आ रहा है, उपेंद्र का यहाँ है। दूसरे उदाहरण देखिए, यहाँ उप में पा है, इसको हटा दीजिए फिर, ठीक है ना। यहाँ ये पहले का ही बता रहे हैं, ये सब जो है ना, ये आपका ये हिमालय का ही बता रहे हैं। उपेंद्र में देखिए, इसीलिए दूसरे उदाहरण उप के पा में विद्यमान आ पूर्व वर्ण है, मतलब पूर्व स्वर है, तथा इंद्रा में ई पर स्वर वर्ण है, ठीक है ना। अतः यहाँ पर दोनों स्वर मिलकर क्या हुए, स्वर संधि। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। इसी प्रकार तव जमा एव तवयु बन गया, पो जमा इत्रम पवित्रम बन गया, अर्थात स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल ही क्या है, स्वर संधि है। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही सभी स्वर आ जाते हैं। कंफर्म, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब व्यंजन संधि, अभी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, स्वर संधि क्या, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है। इसके बाद फिर स्वर संधि की व्यापक व्याख्या मैं करूंगा, ठीक है। आइए, स्वर संधि, ठीक है, सॉरी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को क्या कहते हैं, हल संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि क्या होगा, प्लस से पहले कोई व्यंजन वर्ण होगा, प्लस के बाद कोई स्वर वर्ण होगा, तो दोनों मिलकर व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। एक नियम ये है। दूसरा क्या होगा, व्यंजन प्लस से पहले व्यंजन और प्लस के बाद व्यंजन, तब भी क्या होगा, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में दो नियम आ गए, एक तो प्लस से पहले, मतलब जमक से पहले या धन से पहले व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन वर्ण कोई व्यंजन वर्ण होना चाहिए, उसके बाद तुरंत स्वर वर्ण होना चाहिए, तो व्यंजन वर्ण हो जाए, व्यंजन संधि हो जाएगी। अथवा आगे भी व्यंजन, मतलब प्लस से आगे, प्लस से पहले भी व्यंजन, प्लस के बाद भी व्यंजन, तब भी क्या होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है ना। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर, ठीक है ना, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार अर्थात परिवर्तन होगा या परिवर्तन उत्पन्न होगा, या परिवर्तन होगा या विकार उत्पन्न होगा या परिवर्तन होगा, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब हमें लगता है कंफर्म हो गया। संक्षेप में कहें तो व्यंजन के स्थान पर होने वाले आदेश को ही व्यंजन संधि कहते हैं। जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन के ही स्थान पर होगा। जैसे वाक जमा ईशा, प्लस से पहले जो का है यह व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है, और उसके बाद स्वर वर्ण है, ठीक है। तो मिलकर क्या हो गया, वागीशा, ठीक है।
अब यहाँ हल, हल मतलब व्यंजन था, फिर अच मतलब स्वर था, का और ई मिलकर क्या हो गए, गा बन गए, गी। जगदीशा, जगत जमा ईशा, जगदीशा। तल्लय, तत् जमा लय, तल्लय। ठीक है ना, यहाँ व्यंजन है। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें व्यंजन और बाद में स्वर था, अब इसमें यहाँ भी व्यंजन, यहाँ भी व्यंजन, और फिर भी मिलकर क्या हुआ, व्यंजन। तो क्या हुआ, व्यंजन संधि। इसी प्रकार सत जन्म जनत क्या हुआ, सज्जना। उपर्युक्त उदाहरणों में व्यंजन के बाद स्वर तथा व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण आए हैं, अतः यहाँ व्यंजन संधि हो गई है। ठीक है, आगे आइए। हमें लगता है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए संधि का सामान्य परिचय ही करके जो है आपको दूसरे वीडियो में मैं सभी स्वर संधियां पढ़ाऊंगा। आइए, विसर्ग संधि, आपकी तीसरी महत्वपूर्ण संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। अब इसमें क्या है, करें कि विसर्ग प्लस स्वर, ठीक है ना, विसर्ग के बाद जमा, उसके बाद स्वर होगा तो विसर्ग संधि होगी, या विसर्ग प्लस व्यंजन तो भी विसर्ग संधि होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए, ध्यान से सुनिए, जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए, अर्थात प्लस से पहले कोई विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो या व्यंजन हो, तो क्या होगा, विसर्ग संधि। अर्थात फिर से देखिए, जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर जो विकार अर्थात परिवर्तन होगा वह विसर्ग संधि कही जाएगी, मतलब उसे विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का आरंभ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए संक्षिप्त में ऐसा कह सकते हैं कि विसर्ग के स्थान पर होने वाले आदेश को ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, बालकः गच्छति। अब देखिए यहाँ प्लस से पहले विसर्ग है, बाद में क्या है, व्यंजन है। ठीक है ना, अब ये संधि मिलकर क्या हुआ, बालको गच्छति। यहाँ विसर्ग प्लस व्यंजन क्या हुआ, विसर्ग संधि। अब जैसे नमः जमा करोति, क्या हो गया, संधि नमस्करोति। यहाँ भी क्या है, व्यंजन प्लस विसर्ग प्लस व्यंजन, क्या हो गया, विसर्ग संधि। अलिह, अलिह जमा अयम, तो मिलकर क्या हो गया, अलि रयम। अब यहाँ पर विसर्ग था और उसके बाद प्लस स्वर, मतलब विसर्ग के बाद स्वर आ गया, तो यहाँ विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ रहा है, अतः क्या हो गया, यहाँ पर विसर्ग संधि है। ठीक है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, अब आपने सब बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको दूसरे वीडियो में स्वर संधि के सभी भेदों की विस्तार से चर्चा करूंगा, मतलब उनको विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो यह बहुत ही यूनिक और बहुत ही मेहनत के साथ आप सभी के लिए यह वीडियो बनाया गया है। आपसे बस एक ही आग्रह और निवेदन है विनम्रता पूर्वक कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है ना, आइकॉन बेल दबा लीजिए, जिससे जो भी महत्वपूर्ण वीडियो चाणक्य इंस्पायर इंडिया पर अपलोड हों, ये सभी वीडियो आपके लिए निःशुल्क हैं, ध्यान रखिए, फ्री है। बस आपसे इसको सब्सक्राइब और लाइक शेयर और उसके साथ कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य हमें भेजिए। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।